इजराइल दुनिया का मात्र एक ऐसा देश जो आकार में तो भारत के मणिपुर जितना है, पर पावर और टेक्नोलॉजी के मामले में इसके आगे बड़े बड़े देश पानी मांगते हुए नजर आते हैं। ये एक ऐसा देश है जहां की मिलिट्री सिर्फ उनके मर्दों से नहीं बल्कि वहां की औरतों से भी बनती है। दुनिया का एकमात्र यहूदी देश जो आज इतना मॉडर्न और डेवलप्ड बन चुका है कि इसके खूनी इतिहास के बारे में सुनकर आप एक पल के लिए सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि इतनी यातनाओं के बाद इसने कैसे इस दुनिया में इतना ऊंचा मुकाम हासिल किया होगा। और खासकर आज जहां इजराइल एक बड़े युद्ध का हिस्सा बन चुका है, वहां ईरान जैसी महाशक्ति भी इस पर हमला कर इस खौफ में जी रही है कि आखिर इस हमले के बाद उनके साथ इजराइल क्या हश्र करने जा रहा है। पर अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटें और आज से मात्र 70 से 80 साल पीछे जाएं, तो आपको दुनिया के नक्शे पर इजराइल का नाम और निशान नहीं मिलेगा। इससे पहले यहूदी यानी कि जूज यूरोप में बसा करते थे, पर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर ने उनके साथ जो यातनाएं की, उसने उन्हें तितर बितर करके रख दिया। और वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होते होते इन सारे यहूदियों ने अपने लिए एक देश की तलाश में यूरोप के छोर पर मेडिटेरेनियन सी के नज़दीक बसे एक छोटे से देश की तरफ अपना रुख किया। और वहां पहुंचकर उन्होंने अपने लिए एक देश इजराइल की स्थापना की। पर आखिर उन्होंने इस जगह को ही क्यों अपना घर चुना? आखिर उनका इस जन्मभूमि से क्या रिश्ता था और आगे चलकर कैसे उनके लिए ये जगह जिंदगी भर की लड़ाई बनकर रह गई? ये सारी जानकारी हासिल करने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में हजारों वर्ष पीछे जाना होगा। आज से 4000 वर्ष पूर्व यहूदियों के अस्तित्व की कहानी अब्राहमिक रिलीजन से जुड़ी मानी जाती है, जहां हजरत इब्राहिम ने मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में पहली बार जूडाइज्म धर्म की स्थापना की थी। और फिर वो इसका विस्तार करने के मकसद से लैंड ऑफ कनान यानी कि प्रेजेंट डे इजराइल और पैलेस्टाइन वाली जगह पर चले गए थे, जहां पर उन्होंने जूडाइज्म को आगे बढ़ाया। और फिर आगे चलकर इनके वंशजों से ही क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूस जैसे रिलीजन अस्तित्व में आए। वहीं अगर स्पेशली जूस की बात की जाए तो इसकी स्थापना जैकब के 12 पुत्रों में से एक जुदा ने की थी। पर चूंकि उस वक्त लैंड ऑफ कनान में बहुत भीषण अकाल पड़ा, तो मजबूरन वहां से यहूदियों को पलायन करना पड़ा और वो ज्यादातर इजिप्ट में जाकर बस गए, जहां उनको काफी लंबे अरसे के बाद अपनी जन्मभूमि पर शांति पूर्वक रहना नसीब हुआ। पर फिर 2 सदी बीतने के बाद यहाँ मेसोपोटामिया के राजा शालमनेसर फिफ्थ का हमला हुआ और इसमें एक बार फिर भारी मात्रा में यहूदियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और उसने उनकी राजधानी यरूशलेम में भयंकर लूटपाट मचाई। पर समय के साथ जूस ने इस युद्ध से भी रिकवर कर लिया और उनकी जिंदगी पटरी पर आनी शुरू हुई। लेकिन 578 बीसी के वक्त उन्हें जब एक के बाद एक युद्ध का सामना करना पड़ा तो वो बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गई। पहले तो वहाँ बेबीलोनियंस ने अपना तांडव मचाया और फिर अलेक्जेंडर के पर्शियन एम्पायर के कब्जे के बाद जूस को बड़े स्तर पर प्रोसिक्यूट किया गया। उनकी हालत कुछ ऐसी हो गई कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए इजराइल को छोड़कर एक बार फिर दुनिया के अलग अलग कोनों में शरण देनी पड़ी। इसके बाद अलेक्जेंडर के साम्राज्य के पतन के साथ रोमन एम्पायर का उदय हुआ, पर यहाँ भी उनको राहत की सांस लेने का मौका नहीं मिला। दरअसल रोमन एम्पायर के वक्त पर ही क्रिश्चियनिटी के संस्थापक माने जाने वाले ईसा मसीह का जन्म हुआ था और वो समय के साथ अपने काम और प्रवचनों की वजह से लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध हुए। जूस के बीच उनकी लोकप्रियता भी काफी बढ़ी और कई जूस ने क्रिश्चियनिटी में इंटरेस्ट दिखाना भी शुरू कर दिया। लेकिन जूस धर्मगुरु जीसस क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते थे और इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ जूस कम्युनिटी में नेगेटिव बातें फैलाना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 30 to 33 एडी में उन्हें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के जुर्म में सूली पर लटका दिया गया और उनकी मौत हो गई। पर जूस का ये कदम आगे चलकर उनके लिए गले का कांटा साबित हुआ और उन्हें इसके भयानक परिणाम भुगतने पड़े। दरअसल उस वक्त इजराइल रोमन एम्पायर के कब्जे में हुआ करता था और यहाँ क्रिश्चियन धर्म के फॉलोअर्स में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, जिसके विरोध में जूस ने रोमन्स के खिलाफ जंग छेड़ दी। पर उन्हें ये बगावत बेहद भारी पड़ी और रोमन्स ने इसके बदले में यरूशलेम को पूरी तरह से सीज कर दिया और वहां खाने पीने की सामग्री पहुंचाने पर पाबंदी लगा दी, जिससे भारी मात्रा में एक बार फिर यहूदियों की जान जाने लगी। वहीं जो लोग इस भुखमरी से बच गए उन्हें रोमन्स ने सीधे मौत के घाट उतार दिया, जिससे ये मैसेकर उनके इतिहास का तीसरा बड़ा मैसेकर बन गया और इस इतिहास के पन्नों में सीज ऑफ यरूशलेम के नाम से जाना गया। तब रोमन्स ने इजराइल से यहूदियों का नाम मिटाने के लिए इसकी राजधानी यरूशलेम का भी नाम बदल दिया और इसे एलिया कैपिटोलिना कर दिया। वहीं यहाँ की जूडिया नामक जगह को सीरिया पैलेस्टाइना नाम दे दिया गया, जो कि प्रेजेंट डे में
पैलेस्टाइन के नाम से जाना जाता है। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद भी इजराइल में यहूदियों की स्थिति में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला। दरअसल रोमन साम्राज्य के बाद यहाँ की बागडोर 324 एडी में बाइजेंटीन साम्राज्य के अंतर्गत राजा कॉन्स्टेंटाइन के हाथों में आई, जिन्होंने यहाँ क्रिश्चियनिटी को काफी सपोर्ट किया और इसे ना मानने वाले जूस पर लगातार कड़े प्रतिबंध लगाने जारी रखे। यहाँ तक कि उनकी पूरी कोशिश रहती थी कि उनके साम्राज्य में कोई भी इलाका यहूदी बाहुल्य ना हो और हर जगह यहूदी पिछड़े और गरीब बने रहे। उन्होंने किसी भी छोटी मोटी गलती पर यहूदियों को जान से मार देने तक की सजा का प्रावधान किया हुआ था, जिस वजह से यहाँ कई सदियों तक यहूदियों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। पर जब 638 एडी में बाइजेंटाइन एम्पायर के अंत के साथ इस पूरे नक्शे पर अरब एम्पायर का उदय हुआ तो इसमें यहूदियों को थोड़ी रियायत मिली और इजराइल का नाम बदलकर सीरिया पैलेस्टाइना रख दिया गया। अब अरब साम्राज्य के वक्त लाखों जूस ने इस्लाम कबूल किया और फिर वो खुद को इब्राहिम के वंशज मानने लगे। यहाँ तक कि जो यहूदी इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हुए थे वो भी इस्लाम धर्म के साथ काफ़ी भाईचारे के साथ रहने लगे और एक बार फिर अरब साम्राज्य के समय यहूदियों की जिंदगी में सुधार आया। यहाँ तक कि मुस्लिम खलीफा यानी कि राजा ने पूरे विश्व में पलायन कर बसे यहूदियों को वापस अपने देश लौटने तक का न्योता दे डाला और काफ़ी सारे जूस की उस वक्त घर वापसी भी हुई। इस तरह 1099 तक जूस पैलेस्टाइन और दुनिया में अलग अलग देशों में काफ़ी खुशी से रह रहे थे। पर फिर जब 11वीं शताब्दी में यूरोपियंस समुद्री मार्ग से अलग अलग देशों को अपनी कॉलोनी बनाने लगे तो ऐसे में उन्होंने पैलेस्टाइना को भी अपने कब्जे में ले लिया। और चूंकि यूरोपियंस क्रिश्चियनिटी को मानने वाले थे और जूस को जीसस का हत्यारा मानते थे तो ऐसे में उन्होंने एक बार फिर जूस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वहीं बाकी यूरोपियंस कंट्रीज में भी उन्हें लेकर बुरी भावना फैलनी शुरू हो गई और उन पर प्रतिबंध और अत्याचार के मामले बढ़ने लगे। ऊपर से पैलेस्टाइना पर कब्जे के बाद यूरोपियंस ने जूस और मुस्लिम्स से उनका होली लैंड यरूशलेम छीनने की कोशिश की, जिसको क्रिश्चियंस भी धार्मिक और पवित्र जगह मानते थे। इसके नतीजतन जूस और मुस्लिम्स ने मिलकर यूरोपियंस पर हमला बोल दिया। आज इतिहास में इस युद्ध को द होली वॉर के नाम से जाना जाता है। तो इस वॉर में इजराइल से जूस की आधी आबादी खत्म हो गई। ऊपर से इसको लेकर बाकी देशों में भी क्रिश्चियंस जूविश कम्युनिटी को टारगेट करने लगे और उन्हें जिंदा जलाने तक की घटनाएं सामने आने लगी। इस तरह से ये एक बार फिर जूइश के लिए आइडेंटिटी क्राइसिस का मुद्दा बन गया। आने वाले 400 से 500 सालों तक यहूदियों को इनकी यातनाओं का सामना करना पड़ा। पर फिर 16वीं शताब्दी में नक्शे पर ऑटोमन एम्पायर की एंट्री हुई, जिसमें एक बार फिर यहूदियों को एक ठीक ठाक और शांतिपूर्ण जीवन जीने का मौका मिला। ऑटोमन एम्पायर के वक्त पैलेस्टाइन में यहूदियों की हालत तो ठीक थी, पर बाकी जगहों जैसे कि यूरोपियन देशों में उनके प्रति एंटी सेमिटिज्म की भावना ने काफ़ी तेज़ी पकड़ ली थी, जिसकी वजह से वहाँ यहूदियों के प्रति अत्याचार बढ़ने लगे। ज़्यादातर क्रिश्चियन देश जूइश लोगों को मारने लगे, उन्हें जिंदा जलाने लगे और उनको अपने देश से निकालने की या भगाने की पूरी कोशिश करने लगे, जिससे पैलेस्टाइना के बाहर वाले देशों में उनकी हालत बद से बदतर होती चली गई। पर शायद अब यहूदियों को समझ में आ चुका था कि ऐसे दर बदर भटकने से उन्हें अपनी समस्या का समाधान कभी नहीं मिलेगा। पिछले 2000 सालों से उनके पूर्वज ऐसे ही दर बदर भटकते आए थे और अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। अब उन्हें सुरक्षित रहने के लिए अपनी जन्मभूमि वापस जाकर एक मजबूत देश बनाने की सख्त जरूरत थी। और इसको लेकर अब पूरे यूरोप में यहूदियों के बीच एक बदलाव की हवा चलनी शुरू हो गई, जिसमें उन्होंने अपने लिए एक सुरक्षित जगह को लेकर सीरियसली विचार करना शुरू कर दिया। फिर मई 2, 1860 को जन्मे थियोडोर हर्जल नाम के एक जूइश जर्नलिस्ट, उसने इस भावना को सच करने की मुहिम शुरू की, जिसका नाम उन्होंने जियोनिज्म मूवमेंट रखा। इस मूवमेंट का मेन मकसद दुनिया भर में बैठे जूस लोगों को एक साथ इकट्ठा करके अपना देश बनाने के लिए प्रेरित करना था। इस मूवमेंट के लिए उन्होंने जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना की, जिसमें दुनिया भर के जूस अपने अलग देश के निर्माण के लिए फंड्स भेजने लगे। और देखते ही देखते उनके पास इतने पैसे हो गए जिससे कि वो आसानी से अपना देश बना सकते थे। पैसे इकट्ठा होने के बाद हर्जल ने दुनिया भर से जूस को अपनी जन्मभूमि इजराइल लौटने का संदेश भेजा और उनके इस संदेश पर दुनिया भर से हजारों की संख्या में जूस इजराइल आने लगे, जो कि उस वक्त पैलेस्टाइन के नाम से जाना जाता था। दरअसल उस वक्त यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर का ही शासन हुआ करता था और उन्हें यहाँ आने में कोई परेशानी नहीं हुई। आज इतिहास के पन्नों में इस बुलावे को अलिया का नाम दिया जाता है, जो कि 6 चरणों में घटित हुआ था। पहला अलिया साल 1882 से 1903 के बीच हुआ, जिसमें तकरीबन 35,000 जूस अपनी प्रोमिस्ड लैंड वापस पहुंचे। इसके बाद दूसरे अलिया में
1904 से 1914 के बीच 40,000 जूस वापस आए। वहीं तीसरे अलिया के वक्त दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की चपेट में आ चुकी थी। हालांकि इसके बावजूद भी 40,000 के आसपास जूस पैलेस्टाइन पलायन कर पहुंच चुके थे। पर यहां वापस आने के बाद भी जूस अपना देश बनाने में सक्षम नहीं हो पाए थे। वो यहां पर परदेशियों की तरह रह रहे थे। उनके पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। वो अपने पैसों से ही अपने लिए स्कूल, हॉस्पिटल और सारी ज़रूरत की जगहों का निर्माण करना चाहते थे। पर यहाँ पर ब्रिटिश ने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। दरअसल ब्रिटिश अच्छी तरह से जानते थे कि यहूदियों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए उन्होंने उनको अपना देश बनाने में सपोर्ट करने के बदले में प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए पैसों की डील की। उन्होंने जूस से ये प्रॉमिस किया कि प्रथम विश्व युद्ध जीतने के बाद वो निश्चित ही उन्हें अपना देश इजराइल बनाने में मदद करेंगे, जिस वजह से यहूदियों ने ब्रिटिशर्स की मदद भी की और उनकी इस मदद से ही अंग्रेज ओटोमन एम्पायर को हराने में भी कामयाब हो पाए और पैलेस्टाइन पर उनका संपूर्ण कब्जा हो गया। इस कब्जे के बाद ही यहाँ कई बार फिर अलिया हुआ और हजारों की तादाद में जूस अपने होमलैंड वापस आए। लेकिन अब वक्त बदल चुका था और अब एक दूसरी चुनौती उनके सामने थी। उनके इस पलायन से अब पैलेस्टाइन में मौजूद मुस्लिम्स को अपने अस्तित्व और अपने डोमिनेशन पर खतरा मंडराता हुआ नजर आने लगा। उन्हें लगने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जूस उनके पूरे देश में फैल जाएंगे और फिर उनके लिए अपने ही देश में जगह खाली नहीं रह पाएगी। इसी वजह से पहली बार यहूदी और मुसलमानों के बीच लड़ाई का सिलसिला शुरू हुआ। यहूदियों के भारी मात्रा में पलायन के साथ मुस्लिम्स ने ब्रिटिश और जूस दोनों के खिलाफ ही आंदोलन छेड़ दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिशर्स ने एक बार में 10,000 जूस को ही देश में घुसने के नियम को लागू कर दिया। पर जब जर्मनी में हिटलर ने चुन चुन कर यहूदियों को मारना शुरू किया तो ऐसे में यहूदी किसी तरह इलीगली भागकर अपने देश इजराइल में दाखिल होने लगे, जिसको लेकर मुस्लिम्स की चिंता और बढ़ने लगी। पर अब यहूदी रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने अब अपने देश के निर्माण का मन पूरी तरह बना लिया था और इसके लिए वो ब्रिटेन से भी लड़ने को तैयार थे, क्योंकि उन्होंने ही उनसे अपना देश दिलवाने का वायदा किया था। उधर दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के साथ ही ब्रिटिश अब इकोनॉमिकली काफ़ी वीक हो चुके थे और इसलिए उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो 15 मई 1948 को पैलेस्टाइन छोड़कर वापस अपने देश चले जाएंगे, जिसकी वजह से जूस और मुस्लिम्स का यहाँ युद्ध होना पक्का हो गया। और फिर बीच बचाव करने के लिए इस पूरे सीन में यूएन कमीशन की एंट्री हुई। उन्होंने पैलेस्टाइन और इजराइल का पार्टीशन करने का प्रपोजल दुनिया के सामने रखा। हालांकि शुरुआत में तो इजराइल के पक्ष में कोई भी नहीं था, पर जैसे ही यूएस इजराइल के पक्ष में आया, यूएसएसआर ने भी इजराइल के फॉर्मेशन को सपोर्ट कर दिया। जिसके बाद जब यूएन में इसको लेकर वोटिंग हुई तो इसमें 33 देशों ने अपना समर्थन दिया और 13 लोग इस फैसले के खिलाफ थे। वहीं ब्रिटेन, जो इजराइल को देश बनाने का वादा कर चुका था, उसने 9 और देशों के साथ इस डिसीजन पर अपना वोट किसी के भी पक्ष में नहीं डाला था। इस तरह यूएन में वोटिंग के बाद 15 मई 1948 को इजराइल दुनिया के नक्शे पर उभरा और जूइश को फाइनली शांतिपूर्वक रहने के लिए अपना होमलैंड वापस मिल गया। हालांकि ये शांति महज 24 घंटे के लिए ही बरकरार रही और आज़ादी के तुरंत बाद पैलेस्टाइन ने उनके ऊपर हमला बोल दिया, जिसकी बड़ी वजह इस बंटवारे से हुई नाराजगी थी। पैलेस्टाइन मान रहा था कि उसके साथ इस बंटवारे में भेदभाव हुआ था और उसके काफ़ी सारे इलाके उससे छीन कर इजराइल को दे दिए गए थे, जिससे उसकी काफ़ी आबादी के लिए रहने का संकट पैदा हो गया था। तो इस युद्ध के दौरान दोनों ही पक्षों में भयंकर टकराव हुआ, जिसमें लाखों की तादाद में दोनों ही तरफ से सैनिक मारे गए और आखिर साल 1949 में इजराइल की इसमें जीत हो गई। हालांकि आज तक उनके बीच का ये झगड़ा खत्म नहीं हुआ और फिलहाल स्थिति कुछ ऐसी है कि उनके बीच के इस कन्फ्लिक्ट ने तीसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी है। दोस्तों, इस विषय पर अगर आप हमारे साथ अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में हमारे साथ शेयर ज़रूर करें और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।